सोती हो? बेडरूम। कहाँ रहते हो तुम बताओ, तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन बताओ कि अगर मुझे कोई भी सामान सीधे तुम्हारे तक पहुंचाना है और तुम बाहर नहीं आने वाले तो मुझे कैसे आना होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इनके घर के ये पीछे कमरे में रहते हैं। सही बात है, आप नहीं, आप मजाक में ले रहे हैं। सोचो मान लो इनको जो है किसी से कुछ मंगाना हो, बहुत जो है कॉन्फिडेंशियल चीज हो, तो ये क्या कहेंगे, मेरे घर में दे जाना। पता चला मम्मी देख ली, पापा देख लिए या कोई देख लिया, मान लीजिए एकदम खास चीज है, तो ये क्या कहेंगे सीधे, यार मेरे कमरे में ला करके दे देना। अब ये बात आपको मजाक लग रही है, लेकिन ये एक्चुअल में हकीकत है। एक्चुअल में ये हकीकत है कि आपके घर में मुझे कोई सामान खरीदना है तो आप जोमेटो को फोन करते हो ना, और आपने कहा जोमेटो वाली सीधे मेरे कमरे में आ जाना, तो आप कैसे बताओगे कि फला फ्लैट में रहता हूँ, इस लोकेशन पे आ जाना। जैसे मुझे अगर यहाँ मंगाना हो, और मान लीजिए चलो अच्छा मजाक में एक मुझे किटकैट मंगा लिया। अब सोचो रिसेप्शन पे इतने लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, वहाँ किसी को मिल गया तो खा जाएंगे सब। अगर मुझे किटकैट यहाँ मंगानी हो तो मैं ऐसे मंगाऊंगा कि यार आप ऐसा करो, फर्स्ट फ्लोर सरस्वती भवन ED 351 आ जाइएगा, फर्स्ट फ्लोर सरस्वती भवन में आ जाइएगा, सेक्टर Q पे अलीगंज में आ जाइएगा, और क्लास प्रश्नोत्तर की क्लासरूम 1 में ला करके मुझे डिलीवर कर दीजिए। तो वो डिलीवरी बॉय वहां तक आएगा, कहेगा सावंत सर कहाँ है, कहीं कहाँ, फर्स्ट क्लास में। अच्छा फर्स्ट क्लास का, वो आएगा पूछेगा फर्स्ट क्लास कहाँ है, कौन सी पहली वाली क्लास कहाँ है, पहली वाली क्लास में आएगा, मुझे देखिए कहेगा सावंत सर लीजिए। सर तो यहाँ मैं ही हो सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, ये एक्चुअल पोजीशन है सावंत सर की। इस सेंटर में भी एक्चुअल पोजीशन सावंत सर की क्लासरूम 1 में है, राइट। अब बात आती है कि किसी भी क्लासरूम में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 30 लोग। किसी भी क्लासरूम में मैक्सिमम 30 लोग। मैं आपको क्लास से रिलेट कर रहा हूं। इसी तरीके से किसी भी रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग। कितने लोग? हाँ, होटल भी 2 लोगों के लिए। हाँ, कहीं पे भी आप कुछ भी बुक करने जाएंगे तो कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। हाँ, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि किसी भी क्लासरूम में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, राइट। अब यहीं से शुरुआत हो रही है। अब कोई भी एटम है, यही जिसको नहीं पता वो सीख जाएगा। किसी भी एटम के में कई सारी शेल्स होंगी, हाँ, और किसी भी शेल में किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कहेंगे उसका फॉर्मूला है 2n²। नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आता वो एकदम लेमन लैंग्वेज में नोट करे। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इट इज 2n²। n क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर। क्या बताता है? शेल नंबर। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए n बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस ये तक बताएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? फॉर्मूला इज 2n²। व्हाट इज 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर एंड 2 × 4 का स्क्वायर। शेल नंबर कितना हो गया? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 2 × 2 = 4, 2 = 8। यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 4 × 16, 16 × 32। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा दूसरा मजा, मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं। अब ये वो बात हो गई कि एक फ्लैट में मैक्सिमम इतने लोग रह सकते हैं, मतलब एक फ्लैट नहीं, एक कॉलोनी में। किसमें? एक कॉलोनी में। अब एक कॉलोनी में कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं? अब जैसे अगर तुम एक अपार्टमेंट में जाओ, एक अपार्टमेंट में गए और इस अपार्टमेंट में सिर्फ 1 BHK फ्लैट है। कितना है? तो एक फ्लैट में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? एक फ्लैट में कितना बेडरूम? 1 BHK का मतलब है कितना बेडरूम? एक बेडरूम। एक बेडरूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग। ठीक है, हो गया।
ये एक कॉलोनी है जहां पर सिर्फ जो है 2 लोग रह सकते हैं। अब ये दूसरी कॉलोनी है, यहाँ पर जो फ्लैट है, इस फ्लैट में सेकंड शेल में, अब बात समझिए, एक 1 BHK का फ्लैट है, ऑप्शन आपके पास 2 ही है, और एक है 3 BHK। कितने कितने का फ्लैट है ऑप्शन है, या तो आप 1 BHK ले सकते हैं या तो आप 3 BHK ले सकते हैं। आपके पास रहने वाले कितने लोग हैं सेकंड शेल में, कहेंगे 8 लोग। कितने लोग, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 4 सेल की ही सिखा रहे हैं, सर तो 7 सेल तक सीखोगे बहुत। मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं बेटा, तुम ही सीखो, तुम ही बता रहे, चक्कर मत पड़ो किसी के। मैक्सिमम कितने लोग रह रहे हैं तुम्हारे सेकंड कॉलोनी में, 8। तो तुमको कितने कमरों की जरूरत है, 4 का जुगाड़ हो जाए। कितने का जुगाड़ हो जाए, 4। अब आपके पास 1 BHK और 3 BHK का फ्लैट लेने का ऑप्शन है, और कंडीशन ये है कि पहले आपको 1 BHK ही लेना पड़ेगा। किसी भी कॉलोनी में जाओगे पहले आपको 1 BHK, बचे हुए लोगों को 3 BHK, उसके बाद भी बचे हैं तो 5 BHK, उसके बाद भी बचे हैं तो आपको 7 BHK लेना पड़ेगा। चाहे एक बचा हो, आधा बचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फ्लैट आप रिपीट नहीं कर सकते। 1 BHK मतलब एक कमरा, और इसमें आपने 2 को रख लिया, और 3 BHK मतलब 1 2 3 4 5 और 6। कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए ना, 6 और 2 8। अब ये सेकंड फ्लैट में ही तो है, और अब 1 BHK को S से डिनोट करते हैं, 3 BHK को P से। तो ये हो गया 2S 2P, सॉरी 2S2 और 2P 6। यहां तक समझ में आ गया। हम बात करते हैं थर्ड शेल में, आपको 18 लोग 18 रखने हैं। कितने रखने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। कंडीशन वही है कि पहले S, फिर बचे हुए को P, फिर बचे हुए को D, फिर बचे हुए को F। तो आपने सबसे लिया पहले 3S, फिर बचे हुए को आपको किसमें डालना होगा, 3P, और फिर बचे हुए को आपको डालना होगा 1 2 3 4 5 3D। अब 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गया। अब आप आ गए चौथी कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी में, अब फ्लैट आप यही ले सकते हैं, या तो 1 BHK लेना होगा, 3 BHK लेना होगा, 5 BHK लेना होगा, और 7 BHK ले सकते हैं। अब BHK का मतलब है कि S P D और F से, ठीक है। और बेडरूम्स बताते हैं ऑर्बिटल, क्या मतलब 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल मतलब 1 बेडरूम। 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 बेडरूम, P वाले का। D में मतलब 5, और F में 7, ठीक है। 7 में कितने लोग रह सकते हैं, 14 लोग रह सकते हैं। अच्छा, आपको रखने सिर्फ 18 लोग हैं, तो आपको कितनों की जरूरत है, हो गया ना, 3S2 3P6 और 3D 10 हो गया। अब आता है फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 32 का मतलब आपको 16 ऑर्बिटल चाहिए, यही बात है ना। 16 कमरे चाहिए तब 32 लोग रहेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कमरा उस हिसाब से लेना होगा, पहले S, पहले 1 BHK, फिर 3 BHK, फिर 5, फिर 7। तो ये भैया फिर आपने लिया, फिर आपने लिया, और इसके बाद आपने लिया 7 वाला, ठीक है। आपने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 3 6 7 26 27 28 29 30 31 और 32 हो गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन रह गए। समझ में आ गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे मैं सिखा दूंगा N+L रूल। क्या होगा, N+L रूल, वो आपको कभी और सिखा दूंगा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। तो ये क्या है, 4s 4p 4d 4f आया, समझ में आया। क्यों इसमें F सबशेल नहीं होता, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि F की जरूरत पड़े थर्ड में।
18 है तो 18 तो डी में खत्म हो जाते हैं, होता तो उसके लिए भी होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का। इसके पहले एग्जाम में कुछ भी खास आने वाले नहीं थे, यहाँ से चीजें एग्जाम में आना शुरू हुई हैं। चलिए लिखिए फैजान्स रूल, हेडिंग डालिए फैजान्स रूल। तबीयत खराब है क्या बेटा? लग तो रहा है, या तो नींद पूरी नहीं हुई तो तबीयत खराब है, या किसी ने डांटा हो। एसी बंद करते हैं, ला बेटा रिमोट लाओ, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। चलो बेटा 24 पे कर देना, पढ़ो। ठीक है, फैजान्स रूल। चलो अभी मैं सिखाऊंगा फैजान रूल के बारे में। आप समझिए, यहाँ पर सबसे पहली बात लिखी है, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवेलेंट। अगर तुम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हो, जैसे देखो इधर HCl, क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 हो गया। अगर तुम HCl को देखते हो तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है ना, और ये भी नॉन मेटल है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जब तुम देखते हो तो सेंटर से जितना राइट साइड जाओगे उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इधर आओगे उतना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। नॉन मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सेंट्रल से राइट साइड आप जाएंगे तो। आया? और सेंटर से लेफ्ट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? कम नॉन मेटल मतलब ज्यादा मेटालिक। कोई इंसान ज्यादा मेटालिक है इसका मतलब वो कम नॉन मेटालिक है। जो चीज आपने पहली बार सुन रहे हो साइड में कहीं नोट करते रहा करो। इससे क्या है कि तुम्हारी एक मेमोरी बनेगी चीजों को लेकर के। कम नॉन मेटालिक मतलब ज्यादा मेटालिक। मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, मतलब इनके पास कैरेक्टर क्या आता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्या? नो सर। लेकिन अगर वीक नॉन मेटल, जैसे एक बात समझो, अब यहां से बात समझिए, ये आपका आपके मान लीजिए ये एक कोई ये भाई है, कोई जानते कि नहीं भाई? ये मुंबई का कोई भाई है, या आप कह सकते हो दुबई में बैठा है, डॉन है। और ये है छोटू डॉन, हाँ छोटा डॉन। और ये भाई है या बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा डॉन है, नहीं जो वर्ल्ड वाइड होते हैं। और ये छोटा डॉन है। अब यहाँ पर देखिए ये हम आप लोग हैं, आपसे हफ्ता कौन वसूलता है? छोटा डॉन। और छोटे डॉन से हफ्ता कौन वसूलता है? भाई। इनको भी प्रोटेक्शन मनी देते हैं, ये प्रोटेक्शन मनी देते हैं इनको, ये इनको बचा के रखते हैं। इसी तरीके से ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, दोनों ही गुंडे हैं ना, दोनों ही पैसा अपने पास रखना चाहते हैं ना। लेकिन बड़े भाई ने कहा यार थोड़ा सा पैसा, कहा पैसा तुम्हारा ही है, रखा हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके फंड की शिफ्टिंग किस तरफ होगी? इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड है और ये क्लोरीन सबसे राइट साइड है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, जबकि हकीकत तो ये है कि अगर तुम क्लोरीन और क्लोरीन को देखो, इसको देखो, एक बार बताना दोनों में ताकत किसकी ज्यादा? हाँ, दोनों की ताकत बराबर है, क्योंकि दोनों सेम चीज है, पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में एक ही क्लोरीन है ना, एक ही पोजीशन पे है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता दोनों की बराबर। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉन ये ले पाएंगे क्या? ये अपनी तरफ खींच पाएंगे क्या? उनका इलेक्ट्रॉन वो ले पाएंगे, खींच पाएंगे, अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दिस इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, या आप कह सकते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ये है तो कोवेलेंट ही, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पैसा इसका है लेकिन इसके तरफ जा चुका है, तो इसके पास से
धीरे धीरे कम हो रहा है ना, और इसके पास धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसके साइड आ रहा है। जिसके ज्यादा जिसके तरफ, ज्यादा जिसके तरफ, तो उसी की तरफ उसी का ना। गोविंदा की मूवी तो उसमें कहता सेठ जी मैंने आपका नमक खाया है, तो कहता उंगली उसके तरफ, उंगली उसके तरफ है लेकिन सपोर्ट आपकी तरफ है, ऐसा नहीं सुना मूवी। इलेक्ट्रॉन भले उसका है, जॉनी लीवर बहुत शानदार, तुम उसको देखो, लेकिन वो फेवर किसका करता है? गोविंदा का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या कैसा चार्ज, तो ये जैसे ही चार्ज डेवलप हो गया आयनिक की कोवेलेंट, आयनिक, और क्योंकि नॉन मेटल के बीच में है कोवेलेंट की आयनिक, कोवेलेंट, तो ये ना तो पूरी तरीके से आयोनिक है ना ही पूरी तरीके से कोवेलेंट है। तो यही फैजान साहब ने बताया कि कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली आयनिक होता है ना तो प्योरली कोवेलेंट होता है। यहां पर कह रहे हैं कि जो अगर हमें बॉन्ड का नेचर प्रेडिक्ट करना है तो वहां पे हम फैजान रूल को इंट्रोड्यूस करेंगे। केवल सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मैं सब इरेज कर दूं, सब नोट कर लिया था आप लोगों ने? सिर्फ ये पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अब बात आती है कि फैजान रूल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि फैजान इंट्रोड्यूस सम एम्पिरिकल रूल्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फैजान रूल ही पढ़ रहे हो। द फॉलोइंग रूल आर यूजफुल टू प्रिडिक्ट, इस रूल का मेन पर्पस क्या है? तो लिखो, काट दो, खाली लिखो, इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट अ बॉन्ड विद मोर और लेस आयोनिक इन नेचर। जैसे जैसे कैटायोनिक साइज बढ़ेगा आयोनिक नेचर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो आयोनिक नेचर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है। चलो यहां पर दो चीजें पढ़ेंगे, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। क्या? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए। तो यहां पर हम पढ़ेंगे चार्ज साइज रेशियो के बारे में। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, और अगर साइज बढ़ेगा कैटायन का तो पोलराइजिंग पावर, साइज घटेगा कैटायन का तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा और आयनिक सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है, देखो इनवर्स रिलेशन, अभी पढ़ाएंगे आगे, जल्दी से नहीं बताएंगे, नोट करिए तो बताएं, आगे बढ़ जाए, जल्दी नोट करो, कुछ नहीं नोट करना, बस लास्ट लाइन नोट हो गई, चलो कर बस। देखो अब यहाँ पे देखो कुछ बात लिखी है, स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन मोर इज द आयोनिक नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है, पोलराइजिंग पावर, और एक चीज लिखिए पोलराइजेबिलिटी, वही लिख लीजिएगा साइड में, अभी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहली बात लिखिए, फैजान्स रूल कहते क्या है कि स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन मोर इज द आयनिक बॉन्ड। मतलब पहले नोट करिए फिर सिखाऊं। एक सेकंड बेटा, मैं बता रहा हूं। जब ये पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए फिर सिखाऊंगा आप लोगों को।